नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने लास्ट क्लास में साइंस 10th की पढ़ रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर जो 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये स्टार्ट कर लिया था। इसमें अपने जो क्लास हुई थी पिछले, उस क्लास के अंदर हमने अम्ल और अम्ल के जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म जिनको बोल सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। इस क्लास में हमें पढ़ना है क्षारक, और उसके साथ में बच्चों अपने अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अपने आरबीसी के सिलेबस में तो इनको भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग नहीं दे रखे, लेकिन अपने बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर तो रासायनिक गुण दे रखे। रासायनिक गुण में हमें जो इसकी 4 अभिक्रियाएं वो पढ़नी है, धातुओं के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ और धात्विक ऑक्साइड के साथ, साथ में अम्ल के अपने क्षार के साथ, इनकी रासायनिक गुणधर्म आते हैं। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं बच्चों क्षारक की। क्षारक जिसको अपने बोलते हैं बेस, क्षारक बेस। अब देखो बच्चों, अपने क्षार अलग शब्द है और क्षारक अलग शब्द है। अपने आरबीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो क्षार को बेस बता रखा है, लेकिन क्षारक एल्केली होता है। यहाँ पर अपने बात करें तो ये अपने पास क्या है बच्चों, क्षारक है, बेस है। यानी क्षारक की अगर सही रूप से अगर डेफिनेशन देखें तो बच्चों क्या हो गए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयनों का त्याग करते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों, क्षारक कहलाते हैं। यानी क्षारक की अगर हम गुणधर्मों की बात करें तो क्षारक की 1 नंबर गुणधर्म आता है बच्चों, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होंगे बच्चों, स्वाद में कड़वे होंगे। अम्ल की बात की थी, अम्ल स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे, लेकिन ये कैसे होंगे बच्चों, स्वाद में कड़वे होंगे। 2 नंबर अपने बात करें इनकी गुणधर्म की, तो ये जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इनको, OH- या हाइड्रोक्सिल आयन इनको कहा जाता है। OH- आयनों का त्याग करते हैं, आयनों का क्या करते हैं बच्चों, त्याग करते हैं। जो अपने OH- आयन है ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और अम्ल क्या कर रहे थे, H+ आयनों का त्याग कर रहे थे। अब देखो नेक्स्ट बात करें तो अपने एक शब्द पढ़ा था अनिल। अनिल मतलब ऐसे अम्ल, नी से नीला और लय से लाल। यानी अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार उल्टा हो जाएगा, क्षार वे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे बच्चों, नीला कर देंगे। यानी अपने यहां पर कह सकते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो अपने पास लाल लिटमस पत्र है, उस लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे बच्चों, नीला कर देंगे। इसके लिए अपने एक शब्द लिखते हैं शॉर्ट में, छालानी। एक शॉर्ट में शब्द लिखा जाता है छालानी। छालानी का मतलब क्षार, ला का मतलब लाल, लिटमस पत्र लेते हैं अपने, और नी का मतलब है नीला। यानी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बच्चों, नीला कर देते हैं। छालानी का मतलब यहाँ अपने लेते हैं बच्चों क्षार से। ला का मतलब लाल लिटमस पत्र हो गया, और नी का मतलब बच्चों नीला लिटमस पत्र हो गया। यानी क्षार वे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसी प्रकार अम्ल के लिए हमने शब्द पढ़ा था कौन सा बच्चों, अनिल। यानी ऐसे अम्ल था, नी से नीला था और ला से लाल। यानी अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और इसके लिए अपने एक शब्द आता है छालानी। इसके बाद हम बात करें ये 7 से, या फिर अपने कह सकते हैं इनकी जो pH है, इनकी pH 7 से 14 तक होती है। pH क्या होती है आगे अपने आएगा, उसमें बात करेंगे। 7 से ऊपर होगी
और 14 या 14 से कम होगी, यानी 7.1 से लेकर अपने मान सकते हैं और 14 लगभग अपने 14 तक मान सकते हैं। 14.1 से ऊपर पीएच नहीं होती। जो पीएच है वो बच्चों 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें क्षार की जो पीएच होगी वो 7 से लेकर, बिल्कुल 7 है तब तो उदासीन है, अगर 7 से ऊपर पीएच होगी तब कौन सा होगा, क्षार होगा। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं कि ये कैसे होते हैं बच्चों, ये अपने छूने पर चिकने महसूस होते हैं, वो अपने इसका कोई महत्वपूर्ण गुणधर्म नहीं है। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्षार क्या है। क्षारक हमने देख लिया, अब क्षार की बात करते हैं। अपने पास आता है नेक्स्ट क्षार। क्षार शब्द आता है, ये क्षारक है। बेस का मतलब क्षारक होता है, और अपने पास शब्द कौन सा है बच्चों, क्षारक आया है। इस क्षार की बात करें तो इसको बोलते हैं एल्केली। एल्केली कहा जाता है इसको। अब ये एल्केली क्या होता है, इसकी अपने बात करते हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं या फिर अपने बात करें जल में घुल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों, क्षार कहलाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्षार या एल्केली कौन से होंगे, तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुल जाते हैं या विलय हो जाते हैं या विलय होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षारे कहलाते हैं। भाई क्षारक सारे के सारे अपने क्षारक की बात करें तो सारे क्षारक जल के अंदर नहीं घुल पाते। वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वे बच्चों क्षार कहलाते हैं, या फिर इनको बोलते हैं अपने एल्केली। तो अपने यहाँ पर बेस और एल्केली के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्षारक तो कौन से होंगे, जो सारे के सारे क्षारक हैं वो बच्चों जल में नहीं घुलते, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं वे क्षार होते हैं। अब अपने यहाँ पर दो शब्द आते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि ऐसा एक शब्द मिलता है हमें, सभी प्रोटीन। पूरा अपने इस शब्द की बात करें तो मैं पूरा शब्द लिख देता हूं। दो शब्द आएंगे अपने यहां पर। पहला शब्द है अपने पास कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। एक शब्द हमें ये बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार ये शब्द है अपने पास, हम कह सकते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अपने कह सकते हैं यहां पर क्या होगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं। अब देखो अपने पास दो शब्द आते हैं, ये अपने प्रोटीन के संबंध में कथन है और ये अपने आता है क्षार और क्षारक के संबंध में। अब इन दोनों को अपने बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं कि दोनों का मतलब क्या है। पहला अपने बात करते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। जो एंजाइम होंगे वो किससे बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे। मान लो हमारे पास बच्चों ये 5 प्रोटीन है, ये 5 प्रोटीन है, और हमारे पास ये मान लो सपोज करो अपने पास कितने प्रोटीन है बच्चों, 5 प्रोटीन है, और अपने पास ये 4 क्या है, एंजाइम है। 4 क्या है, एंजाइम है। ये चारों के चारों जो एंजाइम होंगे ना वो बच्चों इन प्रोटीन से बने होंगे। अब मान लो कि ये 4 एंजाइम है और 4 प्रकार की प्रोटीन से बने हुए, फिर भी एक प्रोटीन शेष रहेगी ना, यानी एक प्रोटीन शेष रहेगी। ये सारे पांचों के पांचों प्रोटीन क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी प्रोटीन वो सारे एंजाइम हो। तो पहला कथन समझ में आ गया बच्चों, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम में नहीं होती। अब दूसरा कथन, सभी क्षार क्षारक होते हैं। भी हमने बात की कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वे क्या हैं, क्षार हैं। यहाँ पर क्षार क्या है, जल के अंदर घुल रहे हैं, तो जल के अंदर घुलने वाले क्या हैं, क्षारक हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, ये क्षार हैं तो क्षारक ही, लेकिन जल में घुल गए इसलिए इनको क्या कह दिया, क्षार कह दिया। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्षारक हैं वो सारे जल के अंदर नहीं घुलते। जल के अंदर नहीं घुलेंगे तो वो क्षार नहीं होंगे, अगर जल के अंदर घुल गए तो वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। तो सभी क्षार क्या होंगे, क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षारे नहीं होते। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपने साथ कर लेते हैं। एक बार रफ कार्य के रूप में इसको लिखा था हमने ताकि आपको पता चल जाए शब्द। नेक्स्ट अपने देखते हैं बच्चों, यहां पर अपने नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आता है क्षार एल्कली। अब अपने आते हैं क्षार के रासायनिक, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। पहले अपने अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की बातें कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट अपने टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अब जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म की अपने बात करते हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में अपने को क्या पढ़ना होता है बच्चों, मुख्य रूप से हमें इनकी क्या पढ़नी होगी, सभी जो धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं, अधातु अपने बात करें धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया गुणधर्म में क्या पढ़ा जाता है बच्चों, अम्लों की अभिक्रिया पढ़ी जाती है। तो पहले अपने आता है 1 नंबर अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया अपने बात करें तो धातुओं से अभिक्रिया की बात करें तो बच्चों धातुओं से अभिक्रिया करके अम्ल क्या त्याग करते हैं, धातुओं से जब भी अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का त्याग करेंगे। यानी इसमें कह सकते हैं, अपने लिख सकते हैं अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। जैसे अपने पास अम्ल है प्लस धातु के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा बच्चों, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया अपने जब करवाते हैं तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। लवण प्लस H2 गैस। ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान ऊपर की ओर लगा है तो ये हमें बताता है कि इस अभिक्रिया के अंदर गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अगर ये तीर का निशान नीचे की ओर लगा हो तो ये हमें बताता है बच्चों अवक्षेप बन रहा है। तो यहाँ पर अपने देखें धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं तो अपने क्या बनेगा, धातु जैसे अम्ल ले लेते हैं अपने H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया अपने पीछे पड़ गए, विस्थापन अभिक्रिया भी पड़ी थी जिसमें Zn के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। अपने H2SO4 ले लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं बच्चों, Zn के साथ करवाते हैं। जिंक के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। और यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई, Zn ज्यादा सक्रिय किससे, H2 से, तो इस H2 को विस्थापित करके Zn इस H2 के स्थान पर बैठ जाता है, H2 के स्थान पर विस्थापित हो जाता है। तब अपने क्या उत्पाद बनेगा, जिंक, यहां से हाइड्रोजन निकाल देगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस क्या होगी, मुक्त हो गई, जिंक सल्फेट बन गया। यानी ये क्या बन गया बच्चों, लवण बन गया। लवण कौन सा, जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो गई। उसके बाद अपने HCl की अभिक्रिया करवाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
इसकी अभिक्रिया भी अपने करवाते हैं Zn के साथ करवा देते हैं, इसी के साथ करवाते हैं Zn के साथ। जिनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस H2 है, तो मतलब यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितना है बच्चों, एक ही है, तो अपने यहाँ पर HCl के 2 ले लेते हैं। 2HCl की Zn के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर Zn क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये क्या बन गया बच्चों, लवण बन गया। क्या बन गया, अपने पास से लवण बन गया। यानी अपने कह सकते हैं कि जब अम्लों की धातुओं के साथ बच्चों अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें प्राप्त होता है लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस से मुक्त होती है। अब देखो अपने 2 नंबर अपने अभिक्रिया देखते हैं, अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया, अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया, अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया। अब देखो जब भी अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया करवाई जाती है तो बच्चों क्या होगा, ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को बोला जाता है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्षारों से अभिक्रिया करवाएं, जैसे अपने HCl ले लेते हैं, परबल अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल है, इसके साथ अपने पहले लिख लेते हैं बच्चों, पहले अपने अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा बच्चों, लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल का निर्माण कर लेगा। अब देखो अम्लों की क्षार से अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और जो नया उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर परबल अम्ल और परबल क्षार है तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा, बिल्कुल उदासीन होगा, पेज जिसकी 7 होगी। यदि अम्ल यहाँ पर अपने ले लेते हैं, परबल ले लेते हैं और क्षार क्या ले लेते हैं, दुर्बल ले लेते हैं, तो अम्लीय लवण बन जाएगा। अगर क्षार परबल ले लिया और अम्ल दुर्बल ले लिया तो क्षारीय लवण बन जाएगा। लेकिन दोनों ही परबल हो तब अपने लवण उदासीन बनेगा और साथ में जल बनेगा। ये परबल उदासीन लवण अपने पास, परबल अपने यहाँ पर बात करें अपने क्षारीय लवण या अम्लीय लवण, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे केवल लवण दे रखा है। तो अपने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बन जाएगा। जैसे अपने पास अम्ल की बात करें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, परबल अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बच्चों, परबल क्षार है। अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, इसमें लवण बनेगा। तब लवण बनेगा अपने बात करें तो यहाँ पर ये Na+ का है और Cl- का है। जब ये जैसे इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये H+ प्लस Cl- बनेगा। इसी प्रकार NaOH भी क्या करेगा बच्चों, ये क्षार है तो Na+ प्लस OH- आयनों का त्याग करेगा। ये जो Cl है ये किसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, Cl- है, Na+ है तो किसके साथ जुड़कर NaCl का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लिया, NaCl का। यहाँ पर बचा क्या, OH- बचा है और H+ बचा है, तो ये यहाँ पर एक अब हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2 का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उदासीन लवण बन गया और ये जल का अणु बन गया। ये 2 अभिक्रिया होगी। अब अपने तीसरी चलते हैं, अम्लों की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अब हमें अभिक्रिया किसके साथ करवानी है बच्चों, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवानी है। कार्बोनेट का मतलब CO3 हो गया और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब HCO3 हो गया। अब देखो अपने बात करें
अम्लों की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा और साथ में गैस निकलेगी जिसका नाम होता है CO2। अब देखो बच्चों, जैसे अपने पास बात करते हैं अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट की बात कर लेते हैं पहले। धातु कार्बोनेट बनेगा क्या बच्चों? लवण H2O और CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। जैसे हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। पहले अपने कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, फिर अपने बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। पहले अपने कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं। तो अम्ल हमारे पास कोई सा भी अपने अम्ल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बच्चों HCl ले लेते हैं, HCl ले लिया और अभिक्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा लेते हैं Na2CO3, धातु कार्बोनेट है, धातु सोडियम है, कार्बोनेट CO3 दे रखे अपने। अब देखो धातु कार्बोनेट के साथ HCl की अभिक्रिया करवा लेते हैं अपने, +2 HCl। अब देखो इसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो संगत लवण बनता है। संगत का मतलब यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का लवण बनेगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl के साथ और पोटेशियम का लवण बन जाएगा, नहीं। जो धातु है उस धातु का संगत ही लवण बनता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों Na2CO3 है, इसकी अभिक्रिया ये क्या है अपने पास? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट या इसको अपने बोल सकते हैं धातु कार्बोनेट। पहले अपने अम्ल लिखा है तो पहले अपने अम्ल देख ले, पहले अम्ल लिखते हैं अपने। यहां पर देखो पहले हम अम्ल लिखा तो यहां पर HCl लिख लेते हैं, प्लस धातु कार्बोनेट क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो क्या बनेगा? संगत लवण बनेगा। संगत लवण मतलब NaCl, सोडियम का लवण बनेगा। तो यहाँ पर देखो जब इसका लवण बनेगा तो यहाँ पर सोडियम के 2 है, 2 परमाणु है तो 2 Na प्लस है और यहाँ पर Cl क्या है? माइनस है। Cl के भी 2 है तो NaCl प्लस क्या बनेगा? हमने देखा था यहाँ पर सोडियम के दोनों यूज हो गए परमाणु, यहाँ पर क्लोराइड के 2 परमाणु यूज हो गए। यहाँ पर CO2 क्या बनेगा? साथ में एक जल का अणु बनेगा, प्लस में CO2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। CO2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। ये होगी धातु की अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो उसको या फिर बाइकार्बोनेट बोल दो। तो दूसरी अभिक्रिया बच्चों अम्ल की किसके साथ करवा ले हैं? अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? वही संगत लवण बनेगा, संगत लवण प्लस संगत लवण बन गया, प्लस में जल बनेगा यानी H2O बनेगा और साथ में बच्चों CO2 गैस से मुक्त होगी, CO2 गैस से मुक्त होगी। अब अपने समीकरण ले लेते हैं बच्चों अपने सिलेबस के अंदर जो दिए हुए। जैसे अपने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है यानी NaCO3 दे रखा है। पहले हमने अम्ल लिखा है तो पहले अपने क्या कर लेते हैं? अम्ल लिख लेते हैं, HCl लिख लेते हैं। HCl प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु अपने सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है हमें? अम्ल के साथ। तब हमें पता है संगत लवण बनेगा यानी सोडियम है तो सोडियम का लवण बनेगा और सोडियम का लवण कौन सा होता है? तो NaCl होता है क्योंकि यहाँ पर Na प्लस में होगा और Cl माइनस में। तो ये जो Cl है ये Cl इस Na के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, NaCl प्लस NaCl बना लिया प्लस
एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन यहां से होगी, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो H2O बन जाएगा, ये H2O बन गए। अब देखो H2O बन गए, उसके बाद यहाँ पर देखो CO2 बची है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ जुड़कर क्या बना ली, H2O का निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया। यहाँ पर क्या बची, CO2, तो यहाँ पर CO2 गैस से मुक्त हो जाती है, CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो यह अभिक्रिया होगी अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब भी बच्चों संगत लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस से मुक्त होगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब भी क्या बनेगा, संगत लवण बनेगा, नहीं सोडियम का लवण बन गया, साथ में जल बन गया, साथ में CO2 बन गया। अब देखो अपने 4 नंबर अभिक्रिया देखते हैं इसकी। हमने किस किस के साथ करवा ली, धातुओं के साथ करवा ली, क्षारों से करवा ली, धातु कार्बोनेट के साथ करवा ली। अब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे और हमें पता है बच्चों धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अपने अधातु की अगर बात करें तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे और धात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के। तो अपने धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं यहाँ पर अपने नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने लिख देते हैं नोट, धात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो ये अपने नोट है, आप अलग लिख लेना इसको। ये कैसे होंगे, अपने क्षारीय प्रकृति के। अब देखो अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवा रहे हैं, अपने धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर देखो अम्लों की अभिक्रिया, अम्ल अपने कौन सा ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं, तो अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो बच्चों अपने पास प्राप्त होता है लवण प्लस जल। लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, जल। जैसे अम्ल ले लेते हैं अपने HCl, धात्विक ऑक्साइड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया यानी धात्विक ऑक्साइड ले लिया हमने, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, अपने कैल्शियम ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, अपने HCl के साथ, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण बनेगा कौन सा, CaCl2 प्लस जल। ये अपने क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, यानी कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है अपने पास बच्चों, लवण है, और H2 क्या है यहाँ पर, जल है। तो ये अपने अभिक्रिया हो गई, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म हो गई। अब इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा बच्चों, एक तो क्षारक के गुणधर्म पढ़े हैं, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अब जब नेक्स्ट अपनी क्लास होगी तो उसमें अपने एक पोप टेस्ट आता है, पोप टेस्ट क्या होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इस क्लास में जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इससे